नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी समस्या पर कहानी लेकर आए हैं जो कि हर घर में एक बीमारी की तरह से फैली हुई है। बहुत कम घर ऐसे होंगे जो इस दिक्कत से बचे हुए हैं। दोष किसे दें, बहू को या सास को? ये तो आप कहानी सुनने के बाद ही तय कर पाएंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी और आप सभी से भी निवेदन है, अगर इस कहानी के अकॉर्डिंग आपके घर में भी कुछ ऐसी समस्या है तो प्लीज़ उसे बाहर निकलने से पहले ही सुलझा लें, ताकि आपका घर भी स्वर्ग से सुंदर बन सके। आज दोष किसका है? बच्चे आजकल हॉस्टल में रहने लगे हैं, घर की संस्कार और संस्कृति से दूर। उन्हें दोष दें या फिर जो बुजुर्ग घर में रहते हैं, इस आशा के साथ अपने बेटों की शादियां करते हैं कि बहू आएगी तो घर का काम संभालेगी, लेकिन होता उसके विपरीत ही है। कुछ ही खुशकिस्मत लोग ऐसे होते होंगे जिनके घर में उनकी बहुएं उनके हिसाब से चलती हों। खैर, वो तो बात अलग है, लेकिन जो सास बन चुकी हैं या जिनके घर में बहू आने वाली हैं, उन्हें खास तौर पर बहू के आने के बाद कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि कई बार गलतियां सास की भी होती हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वे कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिन्हें अगर सास अपने जीवन में उतार लेती है तो बहू की नज़रों में वह हमेशा एक माँ का दर्जा पाएगी, लेकिन अगर वह इन बातों को नहीं करती है तो उसकी इज्जत और उसका मान सम्मान कोई भी बहू नहीं करेगी। क्योंकि जो बेटी आपके घर में बहू बनकर आती है, वह अपने पूरे घर परिवार को छोड़कर आती है। अगर आप उसके साथ नम्रतापूर्वक और प्यार का व्यवहार करेंगे तो वह भी आपको वैसे ही लौटाएगी। ऐसी लड़कियां आजकल बहुत कम होती हैं जो अत्याचार को सहन करती हैं, या फिर इतना सब कुछ उसके साथ होने के बाद भी वो घर की इज्जत को बनाकर घर में ही दबाकर रख सकती हैं। तो चलिए अब हम इस बात को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह छोटा सा व्यापारी था। छोटा सा व्यापार करने के लिए वह अपने गांव से दूर जाता था। उनके घर में परिवार के नाम पर सिर्फ वे 2 ही सदस्य थे, एक सेठ और एक सेठानी। वैसे तो सेठ और सेठानी में बहुत अत्यधिक प्यार था, और इतना प्यार था कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जब सेठ व्यापार करने के लिए दूसरे गांव में चला जाता, इधर उसकी पत्नी सेठानी, वह घर का सारा कामकाज करती थी और सारी देखभाल करती थी। सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के कार्य में लगी रहती थी और बड़े ही प्यार से उन दोनों की जिंदगी कट रही थी। मगर भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में बिल्कुल मुकम्मल तो कोई भी इंसान नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। उनके सारे गुण तो हर किसी को दिखाई देते हैं, लेकिन जो बुराई है कई बार वह इंसान खुद ही जान पाता है। तो इस चीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, यह दूसरे लोगों पर आधारित है। तो इसी अवगुण के होने से उस सेठानी का अपने घर में सेठ के प्रति कई बार व्यवहार इतना उग्र हो जाता था, यानी कि उसका स्वभाव झगड़ालू स्त्री का था। वह अपने पति से झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन जब वह बाहर चला जाता था व्यापार करने के लिए, दूसरी जगह चला जाता था, लौटकर जब भी आता था तो अपने पति से सेठानी बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वह 2-4 दिन घर में रहता तो उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाता था। किसी न किसी बात को लेकर खिच खिच खिट पिट ऐसे ही होती रहती थी। किसी
दिन तो वह बिना बात के भी अपने पति से झगड़ा करने लग जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक फिर झगड़ा करती रहती थी। कभी कहती ये नहीं किया, ये नहीं लाए, वो नहीं किया। जिस बात का कोई सिर पैर नहीं होता उनको लेकर भी वह हमेशा सेठ के साथ लड़ाई करती रहती थी। जब सेठ बाहर चला जाता था तो बड़े प्रेम से इंतज़ार करती थी, खाना बनाती थी, आने के बाद खाना खिलाती थी, लेकिन उसकी अपनी आदत के अनुसार वह कभी भी शांत नहीं रह सकती थी। कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र पैदा हुआ। सेठ और सेठानी पुत्र को देखकर बहुत खुश होने लगे और अपना काम बहुत लगन से करने लगे। अच्छे तरीके से सेठानी अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और सेठ का बच्चा समय के साथ बड़ा होने लगा। इधर एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि हम व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं, इससे तो अच्छा है कि वहाँ पर जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इससे अच्छा है कि मैं अपने गांव में ही कोई व्यापार कर लूँ, क्योंकि वहाँ जाने का मुझे कोई लाभ प्रतीत नहीं हो रहा है और व्यापार में भी घाटा ही होता जा रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना व्यापार वहाँ से समेटकर यहीं आकर कर लूँ। तब सेठानी ने बड़ी खुश होकर कहा कि हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। आप घर में ही रहेंगे और बच्चे के साथ थोड़ा सा प्यार भी करेंगे और उसके साथ आपका लगाव भी ज़्यादा हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों अपने समय को गुजार पाएंगे। सुबह वह अपने व्यापार के लिए उस गांव में सेठ चला गया और शाम को लौट करके आते समय जो उसकी सेठानी थी उसने झगड़ा शुरू कर दिया। फिर किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा लेकर बैठ गई। लेकिन सेठ जो था वो बहुत ही सीधे स्वभाव का और एक सज्जन व्यक्ति था। भगवान की इच्छा समझकर वह अपनी सेठानी से कुछ नहीं कहता था। बदले में ना तो उसे गालियां देता, ना कभी मारता पीटता, और सीधे स्वभाव का व्यक्ति होने की वजह से वह उसे समझाने की कोशिश तो करता था। अपनी पत्नी को समझाता कि देखो, तुम्हारा इस तरीके से सुबह सुबह उठकर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तब भी मैं कुछ भी नहीं करता और मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तब भी तुम किसी बात को लेकर मेरे साथ झगड़ा करती हो। ये अच्छा नहीं है। शायद तुम नहीं जानती कि जिस घर में सुबह के समय और शाम के समय कलह होती है, किसी न किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है, तो उस घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। कभी उस घर में बरकत नहीं होती। वह घर हमेशा विनाश के रास्ते की ओर जाते हुए देखे गए हैं। इसीलिए हमसे झगड़ा मत किया करो। सुबह शाम हमसे लड़ाई करते हो तो इसे दूसरे लोग देखकर भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन वह नहीं समझती थी। हमेशा उन्हें तैश में आकर उल्टा जवाब देती और कहती कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वह सही कर रही हूँ। मुझे खुद इतनी समझ है, तुम बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो। फिर से सेठ सेठानी ऐसी बातें को सुन करके चुप हो जाता और सोचता था कोई बात नहीं, कब तक ऐसा करेगी, एक दिन तो इसे समझ आ ही जाएगी। और वह अपने व्यापार में लगा रहता। छोटा सा धंधा था, अपने गांव में ही करना शुरू कर दिया था। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन सेठानी को थोड़ा शांत देखकर सेठ ने कहा कि सेठानी, अब हमारा बेटा जवान हो गया है तो हमें इसका विवाह भी करना चाहिए। तब उसने कहा कि वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन विवाह कर देंगे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि पुत्र का विवाह हो, जल्दी से जल्दी हमारे घर में बहू आ जाए और जो बहू आएगी वो हमारी सेवा भी करेगी और हमें खाना भी बना कर देगी। जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देख करके हमारे बेटे का विवाह करवा दो। सेठ कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी अच्छी लड़की को निगरानी में रखूँगा और जिस दिन भी कोई अच्छी लड़की मेरी नज़र में आ गई तो उस लड़की के घर जाकर उसके पिता से उस लड़की का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लूँगा
और अपने बेटे के साथ उसका विवाह करा दूंगा। अब सेठ जी फिर अपने व्यापार में लग गए, लेकिन अपने बेटे की विवाह की बात उनके हर समय दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन एक लड़की को उन्होंने देखा जो कि बहुत सुंदर थी। उस लड़की को देखकर सेठ जी ने सोचा कि यह लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। फिर सेठ ने उस लड़की के बारे में पता लगाया कि वह किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। तो पता चला कि पास ही के गांव में एक सेठ है, वह उसकी बेटी है। सेठ उसी की बेटी के घर उसके पिता से मिलने के लिए पहुंच गया और उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया और कहने लगा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दो, मेरा एक ही बेटा है। लड़की का पिता तैयार हो गया। फिर सेठ के लड़के के साथ में विवाह तय हो गया। निश्चित समय के अनुसार विवाह की तारीख आई और वे सेठ अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर बारात लेकर उसी लड़की के यहाँ दूसरे गांव में चला गया। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सेठ का लड़का और उस लड़की का साथ में विवाह हो गया। फिर अपनी बहू को लेकर सेठ जी अपने घर आए और जब बहू घर में आ गई, इधर वह तो घर के अंदर प्रवेश करती है और इधर जो सेठ है उसने अपनी पत्नी को बुलाया और सेठानी से अकेले में जाकर कहा, उसे समझाया कि देख, आज तक तू मेरे से झगड़ा करती रही किसी न किसी बात को लेकर सुबह से शाम तक, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं कहा और अब बहू घर में आ गई है तो अब अपने आदत को सुधार ले। हमेशा तूने अपनी मनमर्जी से अपने घर को चलाया है, लेकिन अब बहू के आने के बाद तो कुछ बंदिशें तो होंगी ही। अगर तू उसे बेटी की तरह रखेगी तो वो भी तुझे माँ समझेगी, नहीं तो आपस में फिर वही लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश शुरू हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तब सेठ ने सेठानी को समझाया मगर वह समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर सेठ ने किसी तरह से उसे शांत किया और बताया कि जब बहू घर में आती है तो सास के कुछ कर्तव्य होते हैं, चलो मैं वह तुम्हें समझाता हूँ। घर में जब बहू आ जाए तो सास का धर्म होता है कि बहू को इस तरह से रक्षा करे जैसे आँख में पुतली की रक्षा की जाती है। उसके लिए पलक हमेशा ऊपर तत्पर रहती है। उसी तरीके से सास का कर्तव्य बनता है कि वह बहू पर कोई कष्ट ना आने दे, कोई दुख ना आने दे, कोई परेशानी उसे ना दे। ये अनेक बातें सास के लिए बहू की तरफ से जानना और उसकी रक्षा करना, यह सास का कर्तव्य और धर्म होता है। आज तक हमसे जैसे झगड़ती रही, यह झगड़ा या लड़ाई अपनी बहू से मत करना। यदि अपनी बहू से हमारे जैसे लड़ाई झगड़ा किया तो इस घर में बहू से आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाएगी, वह आपकी सेवा नहीं करेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो बहू है वो उल्टा लड़ने लगेगी और बेइज्जती करने लगेगी। इसलिए मैं तुमको ये अकेले में समझाने के लिए इधर लेके आया हूँ। मेरी इस बात को ध्यान रखना। पति की ज्ञान भरी बातों को सुनती चली गई और उसके अंदर क्रोध की अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती चली गई। जब सेठ की बात खत्म हुई तो क्रोध में वह गुस्से में कहने लगी, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे उपदेश मत दो। तुम मुझे क्या पागल समझते हो? मैं भी अकल रखती हूँ, अन्न खाती हूँ तो बहुत बुद्धि भी है मेरे में। तुमसे ज़्यादा मेरे अंदर अकल है। जो तुम हमें समझा रहे हो वो मुझे सब कुछ पता है। समझाने का प्रयास मत कीजिए। मैं जो करूँगी वही होगा, जैसे रहूँगी वैसे ही रहूँगी। मुझे बहू के साथ क्या बर्ताव करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो मुझे करना है वो करना है, तुम अपना काम करो, ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। बेचारा सेठ लाचार होकर शांत हो गया और अपने काम की ओर चला गया। इधर 2-4 दिन उस बहू के लिए रहते हुए घर में हो गए। तब तो सास ने कुछ नहीं कहा, अपनी बहू से प्यार भी किया। लेकिन ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद जब बहू अपने मायके चली गई, दोबारा उसका पुत्र उसे विदा करा के लेके आया
और ससुराल में वह आई तो सास ने धीरे धीरे अपनी आदत के अनुसार बहू के साथ लड़ना झगड़ना आरंभ कर दिया। कभी सब्जी को लेकर, कभी रोटी को लेकर, कभी ये तो कभी वह। आज तूने सब्जी में नमक ज़्यादा कर दिया, आज तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, आज तूने इस सब्जी में नमक ही नहीं डाला। इतनी बिना सिर पैर की बातों को लेकर रोज़ वह बहू से चिक चिक करने लगी। किसी न किसी बात को लेकर सास अपनी बहू को हमेशा ताने देने लगी। सुबह सुबह झगड़ा करती, शाम होती शाम को झगड़ा करने लगती। जब यह सारी बातें सेठ ने देखी तो सेठ ने पुनः फिर से जाकर अपनी पत्नी को समझाया। कहा कि देख, उस दिन मैंने समझाया था, तूने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन तू मुझसे झगड़ा करती थी तो मुझसे कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन यह झगड़ा मेरे तक ही रहना चाहिए। बहू को ऐसा कुछ भी शब्द मत कहो, गालियाँ मत दो, बहू से इस तरह का बर्ताव मत करो कि आगे चलकर वह तुम्हें इज्जत ही देना बंद कर दे। अब सेठानी ने जो अपने पति सेठ को फिर से क्रोध में कहने लगी, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम हमें समझाने की कोशिश मत किया करो, क्यों बार बार समझाने के लिए आते हो। सेठानी अपने पति सेठ से भी लड़ने लग गई। जब सेठ से लड़ने लग गई तो सेठ को भी गालियाँ देने लग गई। सेठ जी ने कहा, देखो, बहू के सामने इस तरह से हमारा अपमान मत करो, नहीं तो बहू भी सोचेगी कि पिता तुल्य ससुर के साथ मेरी सासू माँ किस तरह से झगड़ा कर रही हैं, और तुम्हारा तो सम्मान जाएगा ही जाएगा, लेकिन मेरी भी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन उसको, सेठानी को ना सुनना था, ना ही उसने सुना, और सेठ भी समझा कर हार थक कर वापस चला गया। लेकिन सेठानी पर सेठ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके विपरीत उसने सेठ का गुस्सा अपनी बहू पर उतारना शुरू कर दिया। बहू को सहन करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। अब बहू ने सोचा कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो इस घर में मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अरे, मैं अपनी माँ को छोड़ करके आई हूँ, ये कैसी सासू माँ मिली है। इतनी तो तकलीफ़, इतनी गालियाँ, इतना तो अपमान मेरी जन्म देने वाली माँ ने भी कभी मेरा नहीं किया। ये सास तो हमें इस तरीके से अपमानित कर रही है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, कैसे होगा। ये सोच करके बहू जो थी बहुत परेशान रहने लगी। उसने एक दिन अपने पति से कहा, जो सेठ का लड़का था, कि तुम्हारे घर में इस तरीके से मैं कैसे रहूँगी। तुम्हारी माताजी मुझसे रोज़ लड़ती है, गालियाँ देती है। तब लड़के ने कहा कि देखो, मेरी माँ बूढ़ी है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी कहती है उसे कहने दो, तुम शांत रहा करो। उस लड़के ने अपनी माता से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि जब मेरी माँ मेरे पिता की नहीं सुनती, नहीं मानती, तो मेरी कैसे मानेगी। इसी तरीके से सास अपनी बहू को रोज़ रोज़ गालियाँ देती रही, उसकी बेइज्जती करती रही, और बहू सास की गालियाँ सुनती रही। धीरे धीरे और कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन ऐसा आया कि इन्हीं हालात में सेठ जी की मृत्यु हो गई। जब सेठ जी की मृत्यु हो गई तो सेठ के लड़के ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद उसका 13वीं संस्कार हुआ। बहुत सारे रिश्तेदार उनके घर पर आए। आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार सेठ के घर में रुके, तब तक उस सेठानी ने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा, बहू से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। सारे रिश्तेदार जब सभी संस्कार खत्म होने के बाद अपने घर चले गए, सेठ के घर में कोई रिश्तेदार नहीं रह गया। सेठानी अब स्वतंत्र हो चुकी थी, क्योंकि अब तो सेठ जी भी नहीं थे, उसे कहने वाला कोई नहीं था। सारे रिश्तेदार घर से चले गए। उनके जाने के बाद सेठानी ने अपनी बहू से फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा आरंभ कर दिया। अब परिणाम यहाँ तक चला गया कि गाली देने के साथ बहू के साथ मारपीट भी करने लगी, और उसके मारने पीटने के बाद जब सास अपनी बहू पर हाथ उठाने लगी, मारने लगी, तो बहू को देख कर के बहुत ही बुरा लगने लगा। उसने अपने पति से फिर कहा, लेकिन पति ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बहू को बहुत बुरा लग रहा था।
कि मेरी तो पिटाई भी होती है, इस घर में अब ज़िंदगी किस तरह से निकालूंगी मैं। तभी बहू बहुत चालाक थी और बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कब तक अपनी सास की ये तानाशाही मैं सहन करती रहूंगी। एक दिन बहू ने विचार किया कि अब मुझे अपनी सास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर यह मेरी सास का लड़ने के लिए आई तो मैं उल्टा जवाब तो दूंगी ही दूंगी। अगर इसने हाथ उठाया तो मैं भी मारूंगी, तभी इस घर में मेरी कोई इज्जत हो सकती है, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बहू जो थी अगले दिन का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी कि जब मेरी सास मुझसे लड़ने के लिए आएगी तो आज मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहू तो इंतज़ार कर ही रही थी कि कितने वक्त में मेरी सास मुझसे लड़ने के लिए आए, मुझे गालियाँ दे, मेरे ऊपर हाथ उठाए, तो आज मैं अपनी सास के लिए सबक सिखाऊं। बहू की तानाशाही कैसी होती है। वैसे तो मैं भी तानाशाही इसको दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी हो गई है। अगर वो मुझे इसी रूप में देखना चाहती है तो मैं यह दिखा कर के ही रहूँगी। जब अगला दिन हुआ, रोज़ की तरह सास ने अपनी बहू से झगड़ा करने के लिए शुरुआत की और झगड़ा करने लगी, गालियाँ देने लगी। बहू से भी नहीं रहा गया, उसने भी उल्टी गालियाँ दी। कहा कि खबरदार सासू माँ, मैंने तुम्हारी हर गलतियों को सहन किया और अनदेखा किया, तुम्हारी तानाशाही को मैंने सहन किया, मार भी खाई, लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सासू जी, शायद आप यह नहीं जानती कि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। आप वह हद पार कर चुकी हैं। आज अगर आप मुझे गालियाँ दोगी तो मैं भी बदले में गालियाँ ही दूंगी और आप मुझसे गालियाँ खाओगी। अगर हाथ उठाओगी तो मैं भी नहीं मानूंगी और मैं भी मारूंगी। मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज आप हमारे हाथों से नहीं बचोगी। जब बहू के यह शब्द सास ने सुने तो वह घबरा गई, क्योंकि बहू तो जवान थी और सास बूढ़ी हो चुकी थी। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बहू से टक्कर ले पाए। सास ने मौके की नज़ाकत को समझा और वह शांत हो गई, लेकिन उसकी तो लड़ने की आदत बन चुकी थी। अगले दिन फिर वह सुबह सुबह बहू से लड़ने के लिए पहुंच गई। बहू ने अपने गुस्से को बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन जब हद पार हो गई, उसने अपनी सास का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकालकर फेंक दिया और कहा कि जा बुढ़िया, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चाहे तू कहीं भी जा, कहीं भी रह, चाहे मर या जिंदा रहे, तेरा और हमारा रिश्ता आज से ख़त्म है। तूने मुझ पर इतना अत्याचार किया, मैं तेरे अत्याचार को सहती रही, लेकिन आज तू अपनी आदत से फिर भी बाज नहीं आई। उस बहू ने घर से उस बुढ़िया को निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। इधर इस बुढ़िया का बेटा आया तो बुढ़िया ने कहा, बेटा देख, अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से इसने मुझे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया है। यह घर मेरा नहीं है। उसने बेटे ने जैसे ही बहू को डांटा तो वह कहने लगी, खबरदार, आप शांत खड़े रहिए। अब मैं तुम्हारी इस माँ के अत्याचार आज के बाद सहन नहीं करूँगी। अगर तुम्हें अपनी इस बुढ़िया माँ की तरफ रहना है तो मुझे इस घर में तुम्हें भी नहीं रखना और तुम भी इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ, अन्यथा मैं चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। उस सेठ के बेटे ने जब यह सुना कि माँ के चक्कर में मेरी पत्नी भी चली गई तो वह लौट करके नहीं आएगी, उसने फिर अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, वहाँ से चला गया। कुछ समय तक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन बहू ने दोबारा आकर के किवाड़ बंद कर दिए और दरवाज़ा नहीं खोला। बुढ़िया वहाँ से उठी और आगे चल दी। जब आगे गांव के बाहर की तरफ गई, गांव से बाहर निकल गई तो रास्ते में एक जगह बैठ गई और बैठ करके रोने लगी और कहने लगी और सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँगी, और सेठ की सारी बातें उसे याद आने लगी और बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। कुछ समय के बाद बुढ़िया जिस रास्ते पर जिस जगह बैठी हुई थी वहाँ पर एक साधु आया। साधु ने जब बुढ़िया को रोता हुआ देखा तो साधु ने विचार किया कि चलो इस बुढ़िया से पूछता हूँ कि यह क्यों दुखी है, क्या परेशानी है इसको।
साधु बुढ़िया के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, अरे बुढ़िया माँ, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? आज यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो, वो भी इतनी कड़ी धूप में? क्या बात है? बुढ़िया कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बेटे ने भी बहू से कुछ नहीं कहा और बहू ने तो मुझ पर इतना जुल्म किया है कि मुझे घर से बाहर निकाल तो दिया, लेकिन कुछ दिया भी नहीं। अब साधु महाराज, आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं बूढ़ी हूँ, बेटा बहू ने तो निकाल दिया, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा? साधु ने बुढ़िया की ओर गौर से देखा और फिर कहा, अरे बूढ़ी माँ, तूने कुछ गलती की होगी। वैसे तुम्हारी बहू तुम्हें घर से क्यों बाहर निकाल देगी? तुमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे बहू ने परेशान होकर ये फैसला लिया। तब बुढ़िया ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। साधु ने कहा, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता, बिना गलती के कोई बहू अपनी सास को घर से नहीं निकाल सकती। अरे बहू तो सास की सेवा किया करती हैं, घर से बाहर नहीं निकाल देती उनको। सास को घर से बाहर निकाल करके तभी फेंका जाता है जब सास अपनी बहुओं के साथ व्यवहार गलत रखती हैं या उन पर अत्याचार करती हैं। तुमने कोई अपनी बहू के साथ में ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। सेठानी बुढ़िया थी, वह साधु की बात नहीं मान रही थी और झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। तब साधु बहुत ही समझदार था। साधु ने कहा, ठीक है, तुमने अपनी बहू के साथ कोई गलती नहीं की, अच्छी बात है। तुम झूठ बोल रही हो, मानो या ना मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, चलो मैं तुम्हारे लिए ज्ञान की 5 बातें बता रहा हूँ। यह 5 बातें इस संसार में जो भी सास वो अगर सुन ले और अपने जीवन में उतार ले तो हमेशा वह अपनी बहू की प्यारी बन करके रहेगी। जीवन बहू के प्रेम में ही कट जाएगा। बहुएं अपनी सास की सेवा करेंगी, हंसी खुशी सास का बुढ़ापा गुजर जाएगा। बुढ़िया कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं 5 ज्ञान की बातें कौन सी हैं जिसके सुनने से सास अपनी बहू की प्यारी बन जाएगी, हमें भी बताइए। तब साधु महाराज ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, आप ध्यान से सुनना। मेरी पहली बात है, सास का कर्तव्य है कि बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डालना, यानी सास का धर्म होता है कि बहू यदि कोई छोटी मोटी गलती कर जाए तो उसकी गलतियों को अपने अंदर ही सीमित रख कर ले, किसी को ना बताए, अपने बेटे को भी ना बताए, अपने पति को भी नहीं बताए और किसी अड़ोस पड़ोस वाले के सामने भी ना कहे, क्योंकि सास माँ का दूसरा रूप होती है और उसका यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों की गलतियों के बारे में वह इधर उधर ढिंढोरा ना पीटे। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि कोई भी सास अपनी बहू की बुराइयां कभी भी नहीं करने से चूकती। हर किसी के सामने वह बिना गलती के भी बहू की गलती निकालती रहती है। जब बहू को यह चीज़ पता लगती है तो वह अपनी सास से ईर्ष्या करने लगती है, जलने लगती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। अपनी सास की सेवा करना तो दूर, उससे बोलना चालना भी बंद कर देती है। यह पहली बात थी। अगर सास ऐसा नहीं करती तो बहू उसे अपनी माँ का दर्जा देने लगती है और उसमें अपनी माँ को तलाशने लगती है और वह उसकी बहुत सेवा करती है, प्यार भी करती है। दूसरी बात यह है कि बहू का पक्ष लेना। बूढ़ी माँ सास का धर्म होता है कि बहू के पक्ष में हमेशा वह खड़ी रहे। आजकल की अधिकांश सास बहू के पक्ष में नहीं होती, वो अपने बेटे का पक्ष लेती हैं, अपने पति का पक्ष लेती हैं, लेकिन बहू अकेली रह जाती है। ज़रा सोचिए, अगर वह बेटा और बहू में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो सास अपने बेटे का ही पक्ष लेगी, लेकिन बहू की तरफदारी वो कभी नहीं करेगी। जिसके लिए लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई है और पूरे घर को संभाल रही है, घर के हर सदस्य की सेवा करती है, अगर सास उसे थोड़ा सा प्यार से समझाएगी, डांटेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी उसका भी मन होता है कि सास उसकी तरफदारी करे।
लेकिन सास इस बात को नहीं समझ पाती। वह भी तो किसी माँ की बेटी है, उसको भी तो किसी ने जन्म दिया है, उसका भी किसी ने पालन पोषण किया है। जब आपका बेटा लाडला है तो वो भी किसी की लाडली है। वह इसी उम्मीद में खुशी खुशी अपना घर छोड़कर ससुराल में आ जाती है कि वहाँ पर मुझे दूसरी माँ मिलेगी और अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता। तो बूढ़ी माँ इस चीज़ के लिए हमेशा कोशिश करो कि हमेशा बेटे के पक्ष में मत खड़ी रहो, बहू का भी पक्ष लेना सीखो। अब तीसरी बात, बहू को आज़ादी देना। सभी ने देखा होगा, अधिकांश जो सास होती हैं अपनी बहू के लिए आज़ादी नहीं देती। यदि उसे बाजार जाना है तो नहीं जाने देती, कहीं उसे कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए भी मना कर देती हैं। अगर वो ज़बरदस्ती करके कभी 2 बार 4 बार कह भी देती है तो उसे वो टोक देती है, धमका देती है। धमकाना कोई बुरी बात नहीं है। बहू अगर गलती करे तो उसको धमकाओ या उसको कभी भला बुरा कह दिया तो वो भी चल जाता है। लेकिन सास का यह फर्ज बनता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी करे। और वह अपने मायके अगर जाना चाहती है तो सास उसे फिर मना कर देती है कि मायके नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। रोज़ रोज़ मायके की बात करती रहती है। सास अपनी बहू के लिए ना उसे कहीं बाहर जाने देगी, ना कहीं मंदिर जाने देगी, ना मायके जाने देगी। तो बहू क्या करेगी? उसके मन में सास के लिए कटुता आ जाती है, वह उससे नफरत करने लगती है, कभी उसकी सेवा नहीं करती। साधु ने कहा, और मेरी चौथी बात, बहू के पास बैठना, समय बिताना और बातें करना। यह सासू माँ का कर्तव्य होता है कि अपनी बहू के साथ अपने अनुभव शेयर करे, उसको समझदारी की बात सिखाए, उसके विचार पूछे, वह क्या चाहती है इस चीज़ को महसूस करे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में अकेला ही लड़का हो जिसकी बेटी होती है, तो तब वही सास उस बेटी के लिए कुछ और सोचती है कि उसकी बेटी को वहाँ सब पलकों पे रखेंगे, सब उसका बहुत इज्जत मान करेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे। जो सास अपनी बहू को बेटी समझकर उसके साथ बैठती है, बातचीत करती है और समय बिताती है, तो बहू अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं, सेवा भी करती हैं। जो बहू के साथ नहीं बैठती, अपनी सास से बहू नफरत करने लगती है, वह एक दिन गलत रास्ते पर भी जा सकती है, क्योंकि उसे समझने और समझाने वाला कोई भी नहीं होता। जब बहू अपने मायके में होती है तो उसके लिए माता पिता उसे समझाते हैं। जब वह अपनी ससुराल में आ जाती है तो उसके सास ससुर समझाते हैं। जब सास ही उससे दूर हटेगी, उसके साथ में समय नहीं गुजारेगी, तो उसे भला कौन समझाएगा? फिर तो वह पड़ोसियों की ही सुनेगी या फिर वही काम करेगी जिसका परिणाम हमेशा गलत ही होगा। इसीलिए सास या तो घर में बैठ के रोएगी या फिर सास को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और पांचवी बात यह है कि जब बेटा बाहर काम करता है और वो अपनी पगार लेकर आता है तो बहू की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। अगर बेटे को आप ऐसा रखना चाहते हैं कि वह आप ही के हाथ में पगार दे, आपसे पूछकर सब काम करे, आप जो चाहें वो बहू को ला कर दें या नहीं ला कर दें, तो तब आपको बेटे को इस चीज़ से नहीं रोकना चाहिए और उसके पास भी कुछ पैसा छोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी पत्नी की कुछ इच्छाएं पूरी कर सके, कुछ ज़रूरत का सामान ला पाए और कुछ अपनी पत्नी के साथ बैठकर प्रेम प्यार की बातें कर सके। यह सारी आज़ादी बेटे की माँ छीन लेती है। ऐसा कर्म करने के लिए माँ हमेशा परेशान रहती है और उसे दुखी ही होना पड़ता है और आखिर में नतीजा यह निकलता है कि वह बेटे और बहू दोनों की दुश्मन बन जाती है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। माँ का यह कर्तव्य बनता है, माँ तो माँ होती है, वह अपने बेटे और बहू को बराबर समझे, उनकी हर खुशियों का ध्यान रखे, उनके साथ
खुद भी घूमने जाए, लेकिन उनको कभी कभी अकेले भी जाने दे। तो ये 5 बात सुन करके वह बूढ़िया रोने लगती है और साधु महाराज से बोलती है कि हे साधु महाराज, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और अब अपने किए हुए कर्मों पर मुझे पछतावा हो रहा है। जो ये 5 बातें आपने मुझे बताई हैं वो तो मेरे स्वभाव में और मेरे उसमें बिल्कुल हैं ही नहीं। ना तो मैंने अपनी बहू की छोटी मोटी गलतियों पर कभी पर्दा डाला, ना मैंने बहू को कभी आज़ादी दी, ना बहू के साथ मैंने समय बिताया, और ये सारी बातें तो मैंने कभी की ही नहीं, और जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे उन बुरे कर्मों की ही सज़ा है। अब वह जो बुढ़िया थी अपने कर्मों पर बैठकर रोने लगी। उधर साधु ने समझाया कि बूढ़ी माँ, आप चिंता ना करें, आप अपने घर जाइए, बहू से क्षमा मांगिए। सास ने कहा, हाँ मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहू से अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगी। इन 5 बातों पर भी अमल करूंगी जो आपने मुझे बताई हैं। अपनी बहू से प्यार करूंगी। उस बहू ने सुबह जब अपनी सास को गुस्से में घर से निकाल दिया था, इधर जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह भी पछताने लगी और सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वह मेरी सासू माँ है, सासू माँ को मैंने घर से निकाल दिया। और बहू भी रोने लगी। बेचारी रोती हुई अपनी सास को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। जब वह गांव के बाहर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास एक साधु के पास बैठी हुई है। बहू भाग कर के गई, अपनी बूढ़ी माँ यानी सासू माँ के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने क्रोध में आकर के आपको सुबह घर से निकाल दिया था। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया। अब आप मेरे साथ घर चलिए। आप जो मर्जी मुझे कहिए, जैसे मर्जी डांटिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। आज के बाद मैं आपको घर से बाहर कभी नहीं निकलने दूंगी। बहू का ऐसा प्यार देख करके सास भी रोने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साधु ने समझाया कि देख लिया, आपकी बहू आपसे कितना प्रेम करती है, फिर भी आज तक आपने अपनी बहू को इतने दुख दिए और इतनी तानाशाही दिखाई। यह सबसे बड़ी गलती कर दी। बूढ़ी माँ तो अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी और अपने आप को अपराधीन मान रही थी और कहा, मैं सबसे बड़ी पापिन हूँ जो मैंने बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया। और वह फूट फूट करके रोने लगी। रोती हुई अपनी बहू को गले से लगा लिया। साधु से बहू और सास आज्ञा लेकर अपने घर को चले गए। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ बूढ़ी माँ, इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना, अपने जीवन में हमेशा इन्हें बनाए रखना और जो तुम्हारे जैसी सास हैं उन्हें भी ये बातें समझाना। तुम्हारा बुढ़ापा हंसी खुशी गुजर जाएगा और ये मेरा वादा है। साधु को प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर बहू और सास अपने घर चली गई। फिर हंसी खुशी से सास, बहू और बेटा तीनों प्राणी प्रेम के साथ रहने लगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने लगे। तो यह कहानी एक सेठ और सेठानी की थी, सास बहू की थी। भी साधु ने जो 5 ज्ञान की बातें बताई वो हर सास के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। अगर हर सास अपने जीवन में उन्हें उतार लेती है तो बहू से वह अपार प्रेम पाती है। बहू उनकी सेवा भी करती हैं और कहने को बहू, लेकिन वो उनकी बेटी बन कर के रहती हैं। उनका बुढ़ापा इतने आराम से कटता है कि एक उदाहरण बन सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज के इस दौर में बहुत सारे घर टूटने से बच सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि हम यह जान पाएँ कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं।
धन्यवाद।